तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था 1949 में, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू, जैसे 7th 42nd 44 73 74 97। 42nd जो है 96 इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट था, इतने सारे चेंजेस थे। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 जो है सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कंस्टिट्यूंट पावर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 जो है नॉट इनेबल इट टू ऑल्टर बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, वही मतलब पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता। देन है साइलेंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्लासीफाई करता है रिटन में और नॉन रिटन में। रिटन लाइक क्या बोलते हैं, अमेरिका वाला रिटन है, अनरिटन जो है ब्रिटेन वाला रिटन है, अनरिटन है। ठीक है, तो इंडिया का जो है वो लेंथीएस्ट है ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्रेसिव इलैबोरेट है, डिटेल्ड अकाउंट है। ओरिजिनली 1949 में कितने थे, बेसिकली प्रियम्बल था 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे। अभी कितने हैं 2016 के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है, प्रियम्बल जो है एक, और 465 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो बहुत सारे अमेंडमेंट जो है आए हैं सिंस 1951। तो इसमें डिलीटेड 20 आर्टिकल्स एंड 1 पार्ट, 37 and added 90 article 4 part, that is part 4 part 9 4A 9A 9B and 14A। ठीक है, 4 शेड्यूल 9 10 12 जो है इनको ऐड करा है, 9 10 11 12। ठीक है, पहले 8 तक ही थे। देन है 4 फैक्टर की, भाई इतना बड़ा क्या है कि हमारा जोग्राफिकल फैक्टर जो बहुत बड़ी कंट्री है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हिस्टोरिकल फैक्टर इसमें क्या आएगा कि भाई क्या बोलते हैं 1935 जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसका इन्फ्लुएंस है। देन सिंगल सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन है सेंट्रल स्टेट के लिए एक्सेप्ट जेन के अभी भी, पर अभी लगेगा 370 वाले पे। ठीक है, देन डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, देन है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं गवर्नेंस के, ऑल्सो डिटेल बट ऑल्सो डिटेल जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ में क्या है, कुछ कुछ जो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है मैटर छोड़ रखे हैं कि भाई तुम लोग जो कंट्रीज़ तुम लोग ही बना लो, और इस्टाब्लिश पॉलिटिकल कन्वेंशन जो जो बाकी कंट्रीज़ में छोड़ रखे हैं, कुछ पॉलिटिकल कन्वेंशन है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, वो हमारे में ऐड कर रखा है। देन है दूसरा है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो बहुत सारा बोरो कर रखा है अदर कंट्रीज से। ठीक है, तो एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उससे भी करा है। बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देन स्ट्रक्चरल पार्ट जो है इसका, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। फिलोसफिकल पार्ट दैट इज़ FR एंड DPSP, तो वो अमेरिका और आयरिश से आता है, अमेरिका से FR आता है, DPSP से आयरिश वाले से आएगा। देन पॉलिटिकल पार्ट जो है कैबिनेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, वो ब्रिटिश वाले से आएगा। ठीक है, तो अदर प्रोविजंस जो है वो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, USSR, अभी रशिया, फ्रांस, देन साउथ अफ्रीका, जापान, इन सब से है। मोस्ट प्रोफाउंड जो है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 वो है। ठीक है, द फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ द बेसिकली क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट 1935 वाले से। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल क्लोज रिजेम्बलेंस टू 1935 से। ठीक है, देन ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो रिजिड में क्या होता है, ये स्पेशल प्रोविजन चाहिए अमेंड करने का, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल में क्या आएगा कि अमेंड जो है सेम मैनर में होगा, जैसे कि ऑर्डिनरी लॉ करते हैं ना, वैसे ही उसको अमेंड कर सकते हैं, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इंडिया का जो है वो ना ही ज़्यादा रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, सिंथेसिस है दोनों का। तो आर्टिकल 368 में 2 टाइप की अमेंडमेंट हैं। तो कुछ जो है स्पेशल मेजॉरिटी से होंगे, दैट इज़ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मेजॉरिटी एंड अ मेजॉरिटी दैट इज़ मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ईच हाउस है ना। कुछ स्पेशल से होंगे और कुछ कुछ जो है सिंपल मेजॉरिटी से होंगे, और जिसमें कि बेसिकली स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कुछ प्रोविज़न जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे पार्लियामेंट के, जैसे कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है उसी तरीके से।
नोटेबली जो ये वाला होता है, नोटेबली दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आएगा 368 में, दैट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी वाले, सिंपल मेजॉरिटी वाले जो है नहीं आएंगे 368 के अंदर। देन है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल सिस्टम स्टैब्लिश करा है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें सारे फीचर है फेडरेशन के, दैट इज़ टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, डिवीजन ऑफ पावर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ लार्ज नंबर ऑफ जो यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स भी, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय सेंटर हो जाएगा, ऑल इंडिया सर्विस हो जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है। मोरोवर जो फेडरेशन है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, द टर्म फेडरेशन नोवेयर यूज, ठीक है। आर्टिकल 1 जो है इंडिया को बताता है यूनियन ऑफ द स्टेट, इससे दो चीज़ें पता चलती है, पहला जो इंडियन फेडरेशन है वो एग्रीमेंट, स्टेट के एग्रीमेंट से नहीं बना है, दूसरी चीज़ कोई भी स्टेट जो है सिसीड नहीं कर सकता फेडरेशन से, ठीक है। तो इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्क्राइब करा है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वेरियसली डिस्क्राइब एज फेडरल इन फॉर्म में है बट स्पिरिट यूनिटरी इन स्पिरिट है। क्वासाई फेडरल बाय कीसीवेयर, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रैनविली ऑस्टिन, देन है फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय इवरी जेनिन एंड सो ऑन। देन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो इसमें क्या है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करा रैदर दैन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, वाइल प्रेसिडेंशियल वाले में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ द टू, तो इसमें इन ब्रिटेन वाले में क्या है कि कॉपरेशन होगा, ठीक है, और इसमें ब्रिटेन वाले में कॉपरेशन होगा और अमेरिकन वाले में सेपरेशन ऑफ पावर होगा। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिनिस्टर भी बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबल भी बोलेंगे, कैबिनेट भी बोलेंगे, कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश करा है सेंटर पे और स्टेट पे दोनों ही जगह पे, ठीक है। तो फीचर क्या क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया में, तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव, तो नॉमिनल तो गवर्नर हो जाएगा और रियल जो है सीएम हो जाएगा, तो ये सेंटर पे आ गया, मतलब स्टेट पे आ गया। देन मेजॉरिटी पार्टी रूल, देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, देन मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, मतलब एमपी ही मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। देन है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, देन डेजिग्नेशन ऑफ लोअर सभा, लोअर हाउस या फिर लोकसभा या फिर असेंबली। इवन दो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है, इसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट जो है इज़ नॉट सोवरेन बट ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सोवरेन। फॉर द इंडियन स्टेट जो है उनके पास में इलेक्टेड हेड है, दैट इज़ रिपब्लिक। ब्रिटेन में क्या है, हेरिडेटरी हेड है, दैट इज़ मोनार्क। इंडिया में इन पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इंडिया हो चाहे ब्रिटेन हो, पार्लियामेंट जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट और क्रूशल, प्राइम मिनिस्टर बहुत ही सिग्निफिकेंट और क्रूशल है, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोल देंगे। देन है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशल सुप्रीमेसी, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज़ एसोसिएटेड विद ब्रिटिश, वाइल जुडिशरी सुप्रीमेसी जो है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिका में देखी जाती है और जो है पार्लियामेंट सोवरेन है वो इसमें ब्रिटेन में देखा जाता है। तो जैसे हमारा जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटिश वाले से अलग है, वैसे ही जो इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू है वो नैरो है देन द यूएस में जितनी है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, और इंडिया प्रोवाइड करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21। तो इस वजह से जो है बेसिकली जुडिशियल रिव्यू जो है अमेरिका का ग्रेटर है। तो इसलिए फ्रेमर जो है उन्होंने सोचा कि सिंथेसिस होना चाहिए बिटवीन बेसिकली ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड अमेरिकन प्रिंसिपल जुडिशियल सुप्रीमेसी। मतलब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी में
सिंथेसिस होना चाहिए, दोनों एलिमेंट होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जो पार्लियामेंट लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना सकता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, और पार्लियामेंट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन है उसको अमेंड कर सकता है कंस्टिट्यूंट पावर के थ्रू। ठीक है, तो दोनों ही अपना स्पेयर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू पार्लियामेंट को लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताएगा, और वहीं पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है बहुत मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने जो जुडिशियल सिस्टम है उसको इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट बनाया है। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है टॉप में होगा। ठीक है, हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होंगे, देन है हाई कोर्ट जो है बेसिकली उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे। ठीक है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर बाकी लोअर कोर्ट होंगे। तो ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है वो दोनों सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों को ही मतलब इन्फोर्स करेंगे। यूएस में क्या होता है कि फेडरल लॉ जो है फेडरल जुडिशरी इन्फोर्स करेगा, स्टेट लॉ जो है स्टेट जुडिशरी इन्फोर्स करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल कोर्ट होता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ, मतलब एक तो फेडरल कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ये तो है ही। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट जो उनको गारंटी करता है, एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे, अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल राइट को ले रहा है तो उसको नल एंड वॉइड कर देगा, इस तरीके से गाइड करेगा। गारंटर किस तरीके से रिट के थ्रू ये गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट हो जाएगा। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें कुछ प्रोविजंस है इंडिपेंडेंस की, जैसे कि तो कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस कैसे देता है कि उनके टेन्योर जो सिक्योर रहेगा, जब तक जो उनका ग्राउंड है वो प्रूव नहीं हो जाता तब तक उनको हटा नहीं सकते। देन इनकी सर्विस कंडीशन फिक्स रहेगी जजेस के लिए। देन जितने भी एक्सपेंसेस है सुप्रीम कोर्ट के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज करेंगे। ठीक है, तो और इसके जो कंडक्ट है जजेस का उस पर डिस्कशन नहीं कर सकता लेजिस्लेचर। प्रोहिबिट ऑन द डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, और जो है वो रिटायरमेंट के बाद में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब दे कैन नॉट बी लॉयर। ठीक है, दे कैन नॉट बी लॉयर। देन है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देन है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। देन है फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 जो है उसमें जो 6 फंडामेंटल राइट हैं सभी सिटीजन के लिए। राइट टू इक्वालिटी जो है 14 से 18 है। राइट टू फ्रीडम जो है 19 से 22 है। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय 23-24। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है 25-28। देन कल्चर एजुकेशन राइट जो है 29-30। देन है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। देन है फंडामेंटल राइट जो है तो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एग्जीक्यूटिव और जो क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, दे ऑपरेट एज लिमिटेशन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब एग्जीक्यूटिव कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता और लेजिस्लेचर कुछ भी लॉ बना के फंडामेंटल राइट नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये जस्टिसेबल होते हैं और कोर्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं अगर उनका वायलेशन हो जाता है, मतलब कोर्ट में लेके जा सकते हैं। मतलब जस्टिसेबल है इसका मतलब है कि कोर्ट में जाके इनको जो है इन्फोर्स करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एग्रीड है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, विच कैन इशू रिट्स हिबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्टियोररी को वारंटो फॉर रेस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। ठीक है, देन है बट फंडामेंटल राइट्स जो एब्सोल्यूट नहीं है, पर इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। फर्दर जो ये सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही हमेशा रहेंगे। ठीक है, और उनको कर्टेल या फिर रिपील कर सकते हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ऐसा नहीं कि कोई फंडामेंटल राइट है, मान लो राइट टू प्रॉपर्टी था तो उसको हटा दिया पार्लियामेंट ने, ख़त्म। सैक्रोसेंट नहीं है, उसको कर्टेल या फिर रिपील कर सकता है पार्लियामेंट CAA के थ्रू। ठीक है, तो उनको नेशनल इमरजेंसी जो है उसमें सस्पेंड भी कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 20 और 21। 20 और 21 को नहीं करेंगे, बाकी सबको सस्पेंड हो जाएंगे। 19 तो अपने आप ही हो जाएगा और बाकी के प्रेजेंट अपने ऑर्डर में देके बता देगा कौन से होंगे। देन है DPSP। ठीक है, तो अम्बेडकर ने बोला कि नोवल फीचर हैं, ये पार्ट 4 में आते हैं। तो बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर रखा है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल डैश इंटेलेक्चुअल। तो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो अपना सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, जो आइडल्स है ना सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो ये मतलब दे सीक टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट। ठीक है, पर ये नॉन जस्टिसेबल हैं।
ठीक है, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनके वॉयलेशन के लिए। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोलता है कि गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस में इतनी ज़्यादा फंडामेंटल हैं एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। ठीक है, लॉ बनाते टाइम जो है इनको कंसिडर मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा, और गवर्नेंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस करते टाइम पे इनको ध्यान पे रख के गवर्नेंस करना पड़ेगा। हेंस बेसिकली एक मॉरल ऑब्लिगेशन लगाते हैं स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर फॉर देयर एप्लीकेशन कि हाँ भाई आपके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन है इनको अप्लाई करने का। बट रियल फोर या फिर सैंक्शन जो है देम इज़ पॉलिटिकल देन दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, बट द रियल फोर्स सैंक्शन बिहाइंड देम इज़ पॉलिटिकल दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, मिनर्वा मिल केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ फाउंडेड ऑन द बेड रॉक बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल FR एंड DPSP। तो मिल में क्या होता है, रॉक होता है, तो बेड रॉक है ना। मिल में क्या है, रॉक तोड़ने वाली मिल होगी तो बेड रॉक हो जाएगा। देन है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे सिटीज़न के लिए, पर ये इंटरनल इमरजेंसी जब लगी थी 1975 से 77 तक तो उस टाइम पे 44 CA 1976 उसमें जो है स्वर्ण सिंह कमेटी उसने रिकमेंड करा कि भाई इसको लेके आओ। ठीक है, फिर 86 CA 2002 तो इन लोगों ने एक और जो है 44 CA के थ्रू इसको ऐड कर दिया। ठीक है, देन 86 जो है CA 2002 इसमें एक और जो है FR ऐड कर दिया। फिर अभी पार्ट 4A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A, तो इसमें 11 FRs हैं, FD हैं। ठीक है, तो टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, national flag, national anthem protect sovereignty, unity, integrity of the country, promote the spirit of common brotherhood amongst all the people, preserve rich heritage, composite culture and so on। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है रिमाइंड करते सिटीज़न को भाई जब आप राइट्स को एंजॉय कर रहे हो ना तो आपको साथ के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं कंट्री के, सोसाइटी और फेलो सिटीज़न के लिए। ठीक है, और ये भी नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, जैसे कि DPSP नॉन जस्टिसेबल है उसी तरीके से ये भी नॉन जस्टिसेबल है। देन है सेक्युलर कैरेक्टर। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर सेक्युलर स्टेट। ठीक है, हेंस तो ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन है उसको अपहोल्ड नहीं कर सकता कि हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। जैसे बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र, तो होना चाहिए, पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दे रखा है कि स्टेट अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये फॉलोइंग प्रोविजंस के थ्रू पता चलता है कि हाँ भाई हमारा जो है ऑफिशियल मतलब सेक्युलर स्टेट है। तो वर्ड सेक्युलर जो है प्रियम्बल में 42 CA 1976 से ऐड करा था। प्रियम्बल बोलता है कि जितने भी सिटीज़न हैं उनके पास में लिबर्टी है ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। पहला तो ये हो गया। ठीक है, स्टेट जो है नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14। ठीक है, मतलब हर कोई इक्वल है, पर ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमान है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन है, हिंदू को कम प्रोटेक्शन है, ऐसा होता नहीं है, पर बोला है इसमें। ठीक है, स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा रिलीजन के बेसिस पे, आर्टिकल 15 में ऐसा बोला है। यानी 16 में बोला है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और मुसलमानों को कम मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 25 बोलता है कि ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ठीक है, देन 26 बोलता है कि एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स बेसिकली सेक्शन जो है शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। ठीक है, 27 बोलता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, आर्टिकल 27 में बोला है। 28 बोल रहा है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। 29 बोल रहा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। आर्टिकल 13 बोल रहा है कि ऑल माइनॉरिटीज़ shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। इसमें क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटी भी आएगी इसमें। ठीक है, देन है 44 क्या बोल रहा है आर्टिकल कि स्टेट जो है शैल इंडिकेट टू सिक्योर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो इसमें बताते हैं कि कंप्लीट सेपरेशन होगा बिटवीन रिलीजन, चर्च एंड द स्टेट दैट इज़ पॉलिटिक्स। ठीक है,
तो ये नेगेटिव कंसेप्ट है एंड बेसिकली इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस नेगेटिव कंसेप्ट इज इनएप्लीकेबल इन इंडियन सिचुएशन वेयर सोसाइटी इज मल्टी रिलीजियस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है तो इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ेगा, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हेंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें पॉजिटिव कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, जिसका मतलब है कि हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे एंड सारे रिलीजन को प्रोटेक्शन देंगे इक्वली, प्रोटेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली, है ना, एंड गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन। मोरओवर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑल्सो अबॉलिश ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, जो पहले था ना मुस्लिम्स को दे रखा था, वो भी हटा दिया, ठीक है। हाउएवर इट प्रोवाइड्स फॉर टेम्परेरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अभी हाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की दे रखा है जिससे कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो एडिक्वेट रहे। देन है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट कर रहा है इसको यूएएफ को, ठीक है, जिसके बेसिस पे जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। तो हर एक सिटीज़न जो कि 18 साल तक की एज है उसकी, वो वोट कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। उनको इन बेसिस पे रोका नहीं जाएगा कि भाई तू इस कास्ट का है तू मत दे, तू नहीं दे सकता, ठीक है। देन है वोटिंग एज जो है उसको पहले 21 थी, ठीक है, तो उसको 21 से 18 कर दिया 1989 में बाय 61 CAA 1988। तो 1988 में जो है CAA लेके आए, फिर एज जो है कम कर दी, 21 से 18 कर दी, ठीक है। तो इससे यूएफ से क्या होगा कि जो है डेमोक्रेसी बहुत ब्रॉड बेस्ड हो जाएगी, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे इसमें रिप्रेजेंट हो जाएंगे। एनहेंस करेगा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल, कि हाँ भाई मैंने चुन के भेजा है तो मेरे वोट के बिना कुछ भी नहीं है। एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मतलब सब इक्वल हैं, एक 10 करोड़ वाला भी इक्वल है और एक गरीब भिखारी भी इक्वल ही है, ठीक है। इनेबल जो माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ठीक है, कि माइनॉरिटी उसी को वोट देंगे जो कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। एंड ओपन अप न्यू होप एंड विस्टा फॉर वीकर सेक्शन। देन है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो इसमें बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और इसमें ड्यूअल पॉलिटी है सेंट्रल स्टेट पे, पर ये सिंगल सिटीजन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। यूएस में क्या है, उनके पास में 2 सिटीजनशिप होती है, एक तो यूएसए की और जो स्टेट है उसकी, ठीक है। दस ही ओज एलिजेंस टू बोथ एंड एंजॉयज ड्यूअल सेट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में क्या होता है कि जितने भी सिटीज़न है रिस्पेक्टिव कहीं भी वो पैदा हुए हैं, कहीं भी रह रहे हैं, उनके पास में सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स होती हैं और सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता बिटवीन देम एक्सेप्ट कुछ ट्राइबल एरिया और जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर का तो हट गया, पर ट्राइबल एरिया में थोड़ा बहुत उनको ज़्यादा प्रिविलेज दे रखा है जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है मतलब सिक्योर कर सके। देन है इंडिपेंडेंट बॉडीज़, तो इसमें क्या होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड फॉर एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट में, बट उसने बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी इस्टेब्लिश कर रखी हैं जिससे कि दे आर इन्वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, इसमें आएंगी पहली 4 आ जाएंगी। पहला आएगा इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा कि हमारे कंट्री में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये 4 के इलेक्शन कराएगा, पार्लियामेंट के, स्टेट्स के, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है, और वो फेयर एंड फ्री तरीके से हो। देन है कैग, तो ये सेंट्रल स्टेट के जो है अकाउंट्स को ऑडिट करता है, ठीक है। तो ये पब्लिक पर्स जो है उसका गार्डियन होता है एंड कमेंट ऑन द लीगैलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि भाई ये एक्सपेंडिचर करा है ये लीगल है कि नहीं है, और जो एक्सपेंडिचर करा है वो प्रॉपर्टी है कि नहीं है। देन है यूपीएससी, तो ये क्या है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है ऑल इंडिया सर्विस के लिए एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज के लिए, और ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है डिसिप्लिनरी मैटर्स में, ठीक है।
देन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है स्टेट सर्विस के रिक्रूटमेंट के लिए, और ये गवर्नर को डिसिप्लिनरी मैटर्स में एडवाइस करेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर करता है कि ये बॉडीज जो इंडिपेंडेंट रहें, जिससे कि अच्छे से काम कर सके और हमारा डेमोक्रेसी बची रहे, ठीक है। तो जैसे कैसे कि इनको टेन्योर जो इनका सिक्योर है, सर्विस कंडीशन इनकी फिक्स है, एक्सपेंस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होते हैं चारों के, ठीक है। देन है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें क्या है कि इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बता रहा है कि जिसमें प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई तो उसमें कुछ एक्शन लेना है तो प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई जो कंट्री की सोवरेनिटी है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी है, उसको बचाना है। देन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द रैशनलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप की इमरजेंसी बता रखी है। नेशनल, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रेबिलियन, आर्टिकल 352। दैन स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ऑन ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, आर्टिकल 356, या फिर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 365, ठीक है। देन है फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360। तो इमरजेंसी के केस में क्या होता है, सेंटर के पास में पूरी पावर हो जाती है, स्टेट जो है वो पूरा सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी में कर देता है विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है पॉलिटी फ्रॉम फेडरल दैट इज ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन 3 टियर गवर्नमेंट। तो ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल पॉलिटी थी, लाइक अदर प्रोवाइड ड्यूअल, ठीक है, कंटेन प्रोविजन विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन पावर ऑफ सेंटर इन द स्टेट। लेटर जो है 73rd 74, मतलब स्टेट है, सेंटर है, बस ख़त्म बात। सेंटर में मतलब वो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, ख़त्म। फिर 73rd 74th जो है एक्ट 1992 जो है दोनों, तो उन लोगों ने एक 3 टियर गवर्नमेंट दैट इज़ लोकल विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये पंचायत कहीं नहीं मिलेगी, मतलब ब्रिटेन में ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई पंचायत करके बैठ रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में नहीं मिलेगा पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। तो 73rd जो है 1992, तो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन देता है पंचायत को, दैट इज़ रूरल लोकल गवर्नमेंट बाय एडिंग पार्ट 9 एंड न्यू शेड्यूल 11, ठीक है। सिमिलरली 74 जो है 1992, तो वो म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन देता है, दैट इज़ अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, पार्ट 9A शेड्यूल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो 97 CAA 2011 जो है उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया एंड प्रोटेक्शन दे दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चेंजेस किए गए इसके रिगार्ड। तो इसमें क्या है कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंडामेंटल राइट दे दिया आर्टिकल 19 में। देन है DPSP में बोला कि भाई स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 43B, ठीक है, एंड इट एडेड अ न्यू पार्ट दैट इज़ 9B, ठीक है। तो उसको बोल दिया कि द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल एंटाइटल एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल इसमें है 243ZH से 243ZT, ठीक है। यानी पार्ट 9B जो है इसमें क्या है, तो जो पार्ट 9B है तो इसमें प्रोविजंस हैं जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनॉमस एंड इकोनॉमिक एंड साउंड मैनर में काम कर सकें। तो ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि भाई वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू मेक अप्रोप्रिएट लॉ। पार्लियामेंट और स्टेट जो है लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, तो इसके लिए पार्लियामेंट बनाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा किस रिस्पेक्ट में, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो देन क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है,
देन है कार्बन कॉपी है 1935 का। देन है अन इंडियन और एंटी इंडियन है। देन है अन गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन है। देन है एलिफेंटाइन साइज है। देन है पैराडाइज है लॉयर के लिए, ठीक है। 44th CAA है, उसने जो है वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया। देन है पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायत बताता है हर एक स्टेट में, दैट इज़ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। देन है पार्ट 9 ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइड फॉर 3 types ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ इन एवरी स्टेट, दैट इज़ नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरिया, म्यूनसिपल काउंसिल फॉर स्मॉल अर्बन एरिया, देन है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्ज अर्बन एरिया। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जो है 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर राइट टू प्रॉपर्टी है उसको, दैट इज़ 31, उसको डिलीट कर दिया फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय 44 CAA 1978 में, और उसको लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन है 1909, 1990, 1935 इन लोगों ने जो है प्रोवाइड कराया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो आर्टिकल 370 के थ्रू जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और उसको स्पेशल स्टेटस दे रखा था। अभी 370 हट गया तो ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इस पर लगेगा, ठीक है। तो अनगांधीन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें बोल रहे हैं कि जो गांधी के जो फिलॉसफी आइडियल्स हैं वो इसमें नहीं है। तो गांधी ने जो बोला था कि ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेज्ड एंड बिल्ड अपॉन विलेज पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए देना के हनुमंथैया उन्होंने बोला कि ये एकदम वैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट इन्विसेज। टी प्रकाशन अदर दूसरे मेंबर थे, उन्होंने बोला कि attributes lapse to the Ambedkar's non-participation in Gandhi's movement and the antagonism towards Gandhi's idea। तो इसमें जो क्रिटिसिज्म करा है तो उसमें बोला है कि भाई बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओरिजिनल, तो इसमें कुछ नया नहीं है, तो पैच वर्क है, बैग ऑफ बोरोइंग्स है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मॉडिफिकेशन है, सूटेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि बहुत सारे साल निकल गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं, काफ़ी लोगों ने यही फॉलो करा है, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनको सिमिलर दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत जो फॉल्ट है वो हटा दिया हमने और बाकी इसको करा देना। काफ़ी लोग बोलते कार्बन कॉपी है 1935 का, ठीक है। तो एंड्रयू यूनास बोलते हैं कि लैंग्वेजेस ऑफ सेंस में कार्बन कॉपी है इसका। आइवरी जेनिन जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट है, उन्होंने बोला कि ड्राइव्स डायरेक्टली 1935 एंड कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली, ठीक है। देन है PRJ देशमुख जो है मेंबर है असेंबली के, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विद ओनली फंडामेंटल फ्रेंचाइज अडल्ट फ्रेंचाइजी एडेड। अम्बेडकर बोलते हैं कि कोई शर्म नहीं है इसमें, ठीक है, किसी ने पेटेंट नहीं रखा है आइडिया का या फंडामेंटल राइट का। देन है अन इंडियन या फिर एंटी इंडियन, तो बेसिकली बोलते हैं कि नॉट रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो है फॉरेन नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इंडियन सिचुएशन पे सूटेबल नहीं है ये। देन है कि हनुमत है ये, वो बोलते हैं कि वी वांटेड म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट यहाँ पे इंग्लिश बैंड दे रखा है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो एडुकेटेड दैट वे। देन है लोकनाथ मिश्रा, उन्होंने बोला कि मेंबर थे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, क्रिटिसाइज करा कि स्लैविश इमिटेशन है वेस्ट का, स्लैविश सरेंडर टू वेस्ट। देन है लक्ष्मी नारायण मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उन्होंने बोला कि आइडल्स जो है ऑन हिज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया। देन है एलिफेंटाइज, ठीक है। देन है 250 प्रोविजन जो है वो 1935 से इंक्लूड करे गए इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या अपने शेड्यूल्स देखते हैं हम। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो इट इज़ अबाउट नेम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। देन है नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी, उनके एक्सटेंट, फर्स्ट से 4 आर्टिकल, ठीक है। देन है सेकंड शेड्यूल, इसमें बेसिकली जो एम्यूलमेंट अलाउंस प्रिविलेज एंड सो ऑन, तो किस किस का दे रखा है, अम्यूलमेंट अलाउंस प्रिविलेज, ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर
स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। ठीक है, ये हेड ऑफ द स्टेट हो गए। ठीक है, हेड ऑफ द ये हो गए। देन है स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट, कैग। तो ये 9 लोग हैं, इजी है। ठीक है, स्टेट सेंटर, प्रेजेंट गवर्नर। ठीक है, स्पीकर चेयरमैन, देन स्पीकर चेयरमैन दोनों जगह पे। ठीक है, तो ये 4 और 2 6 हो गए। देन है 6 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, 7 8। देन है क्या हो गया, थर्ड में क्या है, फॉर्म ऑफ ओथ एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें किस किस के लिए है, यूनियन मिनिस्ट्री के लिए, कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के लिए उनका, दैट इज़ एमपी के लिए, नहीं कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, अच्छा कैंडिडेट के लिए। देन है एमपी के लिए। देन है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन है कैग। देन है स्टेट मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। देन है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देन है जज ऑफ द हाई कोर्ट। देन है फोर्थ में क्या है कि राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेट होंगी स्टेट्स और यूटीज़ को। देन है फिफ्थ में क्या है, शेड्यूल में है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। हाँ 6 शेड्यूल में तो वो है एटीएम वाला। देन है 7th में है पावर है, 8th वाले में लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज 9th वाले में है। वो एक्ट जो कि इसके अंदर आएंगी ना, वो जुडिशल रिव्यू नहीं होगा, नाउ ओपन टू जुडिशल रिव्यू। However, 2007 Supreme Court ruled that the law included in this schedule after April 24 1973 are now open to judicial review। तो 9th शेड्यूल क्या बोल रहा है, हाँ 9th शेड्यूल बोल रहा है कि एक्ट एंड रेगुलेशन ओरिजिनली 13 बट प्रेजेंटली 282 जो है 19 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर। This schedule was added by the first Constitutional Amendment Act 1951 में to protect the law included in it from the judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental right। ठीक है, however 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि law included in this schedule जो आफ्टर, इससे पहले वाले जो इसके बाद वाले जो होंगे 24 अप्रैल 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशल रिव्यू, मतलब जुडिशल रिव्यू से कोई बच नहीं सकता। तो ये है आर्टिकल 31B 9 शेड्यूल का, आर्टिकल 31B। देन 10th में बोल रखा है डिफेक्शन वाला बोल रखा है। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इसमें ऐड करा था एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये इसमें कौन से हैं, आर्टिकल 102 एंड 191। देन 11th में आ जाएगा अपना पंचायती राज आएगा 29 मैटर, और इसमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। देन 12th वाला आ जाएगा पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपलिटीज़, इसमें 18 मैटर आ जाएंगे। तो 29 और 18 मतलब 11, एक कम कर दो दोनों में से, 29 में से 11 कम कर दो तो 18 हो जाएगा। तो इसमें है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, ये पंचायत वाला है 243G एंड म्यूनसिपलिटी वाला है 243W। ठीक है, देन इसमें सोर्स दे रखे हैं। देन है अपना पार्ट्स में क्या है, फर्स्ट में है, फर्स्ट पार्ट में यूनियन इट्स टेरिटरी, सेकंड में सिटीजनशिप, थर्ड में फंडामेंटल राइट, फोर्थ में है TPSP, 4A में है फंडामेंटल ड्यूटी, 5 में है यूनियन गवर्नमेंट, चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव, 2 में पार्लियामेंट, 3 में लेजिस्लेटिव पावर द प्रेसिडेंट, देन है 4 में है यूनियन जुडिशरी, देन है 5 में कॉम्प्ट्रोलर क्या हो जाएगा, पार्ट 6 में है स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, 7 में है स्टेट इन पार्ट B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल डिलीटेड, पार्ट 8 में है यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 में पंचायत है, पार्ट 9 में म्यूनसिपलिटीज़ हैं, पार्ट 9 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, पार्ट 10 में शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं। देन है पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट है, फर्स्ट चैप्टर में लेजिस्लेटिव है, सेकंड में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, पार्ट 12 में है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स हैं। देन है पार्ट 13 में है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन है 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड द स्टेट। देन है पार्ट 14A में है ट्रिब्यूनल है, पार्ट 15 में इलेक्शन जाएगा, पार्ट 16 में जाएगा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। देन है पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन।
पार्ट 19 में मिसलेनियस है, पार्ट 20 में अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, दे दें। पार्ट 21 में है टेम्प्रेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स। तो ये